Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of December 2020. 21 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले हमारे जो टेलीग्राम चैनल का हैंडल है वो है टेम्स यूपीएससी। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे जाकर केवल टेम्स यूपीएससी सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। यू कैन जॉइन अस देयर। और इंस्टाग्राम पेज पे हमारे जो लिंक है वो है टेम्स आईएएस, तो आप टेम्स आईएएस सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के सवाल देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत सर्विस की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज टेलीकॉम, सेकंड इज बैंकिंग, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सर्विसेज हैं, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द क्लाइमेट एक्शन समिट 2020। तो क्लाइमेट एक्शन समिट पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ये किसने होल्ड किया था। फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस, सेकंड इज यूनाइटेड किंगडम, थर्ड इज फ्रांस, या फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। Question number 3 is which of the following is or are invasive species in the Shola forests of Nilgiris। तो नीलगिरी रीजन के जो शोला फॉरेस्ट है वहाँ पे इनमें से कौन सी इन्वेजिव स्पीशीज है। फर्स्ट इज यूकेलिप्टस, सेकंड इज अकेसिया। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या none। So these are the 3 questions for you today. Let me tell you the answers for these questions। इनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो सवाल हमने पूछा था सर्विसेज कौन कौन सी है, उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही सर्विसेज हैं, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा था क्लाइमेट एक्शन समिट 2020 कहाँ हुआ था, तो उसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने मिलकर के ही को जॉइंटली इसको होल्ड करवाया था, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्वेसिव स्पीशीज इनमें से कौन कौन से हैं शोला फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरीज रीजन में, तो इसका आंसर होगा बोथ यूकेलिप्टस एंड अकेसिया। अब जो शोला वेजिटेशन है बेसिकली वो आपका ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है विच इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो शोला वेजिटेशन है दैट इज अ ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट विच इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स सेपरेटेड बाय रोलिंग ग्रासलैंड्स इन हाई एल्टीट्यूड्स। तो इट इज सेपरेटेड बाय रोलिंग ग्रासलैंड्स इन द हाई एल्टीट्यूड्स। और इनमें जो ये जो इन्वेसिव स्पीशीज हैं यूकेलिप्टस एंड वैटल, वैटल को अकेसिया भी कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस एंड वैटल दीज आर द इन्वेसिव स्पीशीज। अब इन्वेसिव स्पीशीज कौन सी होती हैं, एक्चुअली ऐसी स्पीशीज अगर आपने वेजिटेशन में इंक्लूड कर दी जो किसी बाहर के दूसरी कंट्री से आई है और आपको उसके इम्पैक्ट्स नहीं पता है, तो वो क्या करती है, कई बार ऐसी स्पीशीज हो जाती हैं कि जो बाहर से आती हैं और यहाँ की जो लोकल स्पीशीज है इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो इनको इन्वेसिव स्पीशीज कहते हैं। ठीक है ना, तो दैट वाज थिंग कि ये जो यूकेलिप्टस एंड वैटल हैं दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड बिकेम इन्वेजिव इन इंडिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लाई गई थी और फिर इंडिया में आकर के ये क्या हो गई, इन्वेजिव स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई। तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस। कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जो दूसरे न्यूज़पेपर्स की और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं। तो फर्स्ट न्यूज है, आफ्टर नियरली 400 years Saturn and Jupiter will be brought closest in the night sky by an astronomical event called Great Conjunction। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट कंजंक्शन। ग्रेट कंजंक्शन में क्या होता है, ये 2 प्लैनेट्स याद रखिएगा, जुपिटर प्लस सैटर्न, दोनों बड़े प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एंड सैटर्न विल बी ब्रॉट क्लोजेस्ट, और इसको बोलते हैं द ग्रेट कंजंक्शन, द ग्रेट कंजंक्शन बोलते हैं इसको। और इसको पॉपुलरली क्रिसमस स्टार भी कहा जाता है, इट इज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज क्रिसमस स्टार एज वेल। तो ये 400 सालों के बाद ऐसा हो रहा है। एंड द ग्रेट कंजंक्शन, आपको अगर पूछ लिया कि कौन से 2 प्लैनेट्स थे जो ग्रेट कंजंक्शन में साथ आए थे, तो जुपिटर एंड सैटर्न विल बी द प्लैनेट्स, एंड इसी इवेंट को हम क्रिसमस स्टार भी कहते हैं। ठीक है ना, आगे मूव करिए, देखिए कंजंक्शन क्या होता है। इट इज द नेम गिवन टू एनी इवेंट वेयर प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स अपीयर टू बी वेरी क्लोज टुगेदर इन द स्काई व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। तो ऑब्वियस सी बात है, कंजंक्शन ऐसा इवेंट है जब 2 प्लैनेट्स स्टार्स इतने क्लोज आ जाएं कि वो अर्थ से दिखने लगे कि यार बहुत क्लोज आ गए हैं, तो उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ये जुपिटर और सैटर्न के साथ 400 सालों बाद हो रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है प्रसार भारती की जो सीईओ थे शशि शेखर वेम्पति, ही हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, यानी कि ABU
एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं शशि शेखर वेम्पति। ही इज द प्रसार भारती सीईओ। अब ये एबीयू यानी कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है क्या चीज़, तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश की गई थी 1964 में, 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन विद अ मैंडेट टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन द रीजन। तो एशिया पैसिफिक वाले रीजन में जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको डेवलप करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टर्स। जो आपके टेलीविजन और रेडियो के ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट को फुलफिल करना, और इस रीजन में जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। तो इंटरनेशनल मीडिया कोऑपरेशन को बढ़ावा देना इन द एशिया पैसिफिक रीजन, तो ये भी याद रखिएगा। तीसरा जो न्यूज़ है वो है कि साउथ चाइना सी में एक नया आइलैंड ग्रुप है। नया आइलैंड ग्रुप तो नहीं बोलेंगे, एक आइलैंड ग्रुप है जिसके ऊपर अब फिर से इशू हो सकता है, फ्लैश पॉइंट बन गया है जो कि साउथ चाइना सी में, वो है प्रतास आइलैंड। तो प्रतास आइलैंड को डोंगशा आइलैंड भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा कि प्रतास आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज डोंगशा आइलैंड एंड इट इज लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज ताइवान। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना हम लोग किसको जानते हैं, हम ताइवान को जानते हैं। वैसे चाइना बोलता है कि भैया एक ही चाइना है, कोई दूसरा चाइना नहीं है, इसको बोलते हैं वन चाइना प्रिंसिपल, लेकिन फिर भी आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो टर्म यूज होता है वो ताइवान के लिए यूज होता है। तो साउथ चाइना सी में ताइवान के अंतर्गत आता है ये प्रतास आइलैंड, जिसको डोंगशा आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी वन ऑफ द फ्लैश पॉइंट्स इन द साउथ चाइना सी। थोड़ा सा लेट मी शो यू दिस मैप ऑफ दिस प्रतास आइलैंड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर चाइना दिख रहा है, ये चाइना है, और ये वाला पार्ट आपका ताइवान का होता है जिसको हम आरओसी बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो आइलैंड ग्रुप होता है इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप देखो दिख रहा होगा आपको, जिसको बोलते हैं प्रतास या डोंगशा आइलैंड। दिस इज इन द साउथ चाइना सी रीजन। प्रतास आइलैंड या डोंगशा आइलैंड इनको बोलते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये नीचे फिर फिलीपींस लग जाता है, तो ये आपको लोकेशन थोड़ा याद रखिएगा कि प्रतास आइलैंड की लोकेशन कहाँ पर है। ये फिलीपींस है नीचे, ये ताइवान है, ये चाइना, और ये बीच में आपका प्रतास आइलैंड है इन द साउथ चाइना से, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से लोकेटेड है, इसको याद रखिएगा। दिस इज द ग्रुप। आई थॉट कि आपको दिखाना सही रहेगा मैप में, तो ये आपने देख लिया एक बार। आगे मूव करते हैं। नेपाल सेट टू फेस फ्रेश इलेक्शंस। तो एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग होल्ड की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली एंड इट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल एंड दस इट कॉल्ड फॉर द जनरल इलेक्शंस। तो अब वहाँ पे केपी शर्मा ओली ने एक इमरजेंसी कैबिनेट रखी। उन्होंने कहा कि सिंस द ट्रस्ट इज, मतलब ट्रस्ट जो है वो हट गया है, इसलिए दोबारा इलेक्शन करवाना बहुत सही होगा, दोबारा इलेक्शन करवाना ही सही। And thus the cabinet recommended for the dissolution of the parliament of Nepal and it called for the general elections, and this decision was ratified by the president also, जिसका नाम है विद्या देवी भंडारी। And Vidya Devi Bhandari has approved the decision of the cabinet to hold fresh elections and to dissolve the जो वहाँ की पार्लियामेंट उसको डिसॉल्व करने का। तो ये अब नेपाल में होने वाला है। द न्यू इलेक्शंस विल बी देयर, लेट्स सी। नए पार्लियामेंट, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो होने वाला है देखते हैं। आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव अहेड। और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं तो आप मेरे साथ मूव करते जाइए। काफ़ी सारे न्यूज़ आइटम्स अपन ने कवर कर लिए। वैसे एडिटोरियल, बहुत प्यारे एडिटोरियल हैं। पहला एडिटोरियल लिखा गया है सी रंगराजन द्वारा, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ। अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, सी रंगराजन, आप सब जानते होंगे सी रंगराजन को, एंड कई लोगों ने इनकी नोट में साइन भी देखे होंगे। सो ही हैज़ रिटन अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन द इकोनॉमी। सबसे पहले कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन 2021-2022। सबसे पहला जो ऑथर ने रिमार्क बोला है वो याद रखना। ऑथर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को बैलेंस आउट करना है द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ 2020, जो 2020 के निगेटिव इम्पैक्ट थे, अगर उनको हमको बैलेंस आउट करना है, देन वी विल हैव टू मेक अ ग्रोथ ऑफ 8%. We will have to grow by 8% in 2021-22 and then only we will be able to compensate the decline of 2020. तो 2020 के जो डिक्लाइन है उसको अगर अपन को कंपनसेट करना है तो 2021-22 के अंतर्गत हमको 8% की मिनिमम ग्रोथ
चाहिए। तो उसका मतलब ये है, ऑथर ने कहा है कि अगर हम 8% की मिनिमम ग्रोथ करते हैं तब जाके हम बैलेंस आउट करेंगे, मतलब कि तब जाकर कि जो 2021 है दैट विल कैंसल आउट 2020। तो ऑथर का ये कहना है। तो यहाँ पे नेट सम जीरो रहेगा, लेकिन तब उसके लिए भी हमको ग्रोथ करना कितने पड़ेगा, 8% से ग्रोथ करना पड़ेगा। ऑथर ने कहा कि अब 8% की ग्रोथ जो करनी है वो भी इतनी आसान नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी कि आप इतनी ग्रोथ कर ले। ये जो ग्रोथ होनी चाहिए दैट शुड बी इन्वेस्टमेंट लेड। ऑथर ने कहा है दैट शुड बी इन्वेस्टमेंट लेड। देखो, दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है। एक हो सकती है कंजम्पशन लेड ग्रोथ, कंजम्पशन लेड ग्रोथ। कंजम्पशन लेड ग्रोथ में क्या होता है, आप कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहती है, आप कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जांपल अगर 4 पैकेट बिस्किट खा रहे थे तो आप 10 पैकेट बिस्किट कंज्यूम करना शुरू कर दो, तो भी ग्रोथ हो रही है ना, क्योंकि पहले केवल 4 पैकेट बिस्किट बिक रहे थे, अब 10 पैकेट बिस्किट बिकने लगे। बट इससे होता क्या है, इससे बिस्किट्स की प्राइस भी बढ़ने लगेगी, इससे इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है उससे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, जल्दी बढ़ता है। जल्दी तो इन्वेस्टमेंट में ही बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन लेड ग्रोथ में ज़्यादा बढ़ता है। वहीं दूसरा जो मॉडल है वो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ का है, मतलब कि आपने कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपने नई मशीनरी खरीदना शुरू कर दिया और मशीनरी में इन्वेस्ट किया, है ना। तो जब आप इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ करते हो जिसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहता है एंड दैट इज बेटर फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये कहा है कि हमको पहले पॉइंट तो हमको 8% की ग्रोथ चाहिए, दूसरी चीज हमको इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ चाहिए, ना कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ। आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए दैट शुड बी इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। नाउ ऑथर सेज द एटीट्यूड टू ट्रेड मस्ट ऑल्सो चेंज। ऑथर ने कहा है कि अब हमको ग्रोथ अगर करनी है तो हमको जो ट्रेड के लिए एटीट्यूड है वो भी चेंज करने की जरूरत है। क्यों चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग क्लोजिंग द बॉर्डर्स मे अपीयर टू बी ए गुड शॉर्ट टर्म पॉलिसी। अगर आप अपने बॉर्डर्स को क्लोज करते हो दूसरी कंट्रीज के लिए तो इट माइट अपीयर टू बी ए गुड पॉलिसी फॉर द शॉर्ट टर्म, लेकिन एक्चुअली में इट किल्स अवर ग्रोथ ऑल राउंड। तो ऑथर का कहना है कि जो आप जो बॉर्डर्स को सील करते हो या प्रोटेक्शनिज्म के लिए बढ़ते हो, सो दैट सीम्स टू बी ए गुड सोल्यूशन इन द शॉर्ट टर्म, बट इन एक्चुअलिटी अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वो किलिंग है फॉर द ग्रोथ ऑल राउंड। एंड हमको अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चाहिए 2021-22 में तो हमको फिर डोमेस्टिक बॉर्डर्स को क्लोज नहीं करना चाहिए, एंड दैट ग्रोथ मस्ट बी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, दैट ग्रोथ मस्ट फैसिलिटेट द ट्रेड एज वेल। तो ऑथर ने ये सारी चीजें कही है। नाउ व्हाट अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको कई बार बताया है कि दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंक्स करते हैं, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट करता है, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ऑथर ने कहा है एकोमोडेटिव स्टैंस गवर्नमेंट बैंक्स ने रखा है। एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या होता है, एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब कि आप ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम रखे हुए हो। इंटरेस्ट रेट को जब तक आप कम रखते हो तो इसका मतलब है कि आप ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हो, है ना। तो पॉलिसी रेट्स के थ्रू हमने ग्रोथ को बढ़ावा देने की कोशिश की एंड दैट वाज वारंटेड। ऐसा रंगराजन जी का कहना है कि इट वाज नेसेसरी, है ना। तो दिस वाज नेसेसरी। आप रिड्यूस करो, यहां देखो लिखा हुआ है 3 मेजर एलिमेंट्स, a reduction in the interest rate through changing the policy rate, providing liquidity through various measures and regulatory changes such as मोराटोरियम। तो मोराटोरियम मतलब कि जो मोराटोरियम था उसमें रेगुलेटरी चेंजेस किए गए। पहले जब कोविड-19 के टाइम पे आया तो मोराटोरियम लगा दिया गया था। मतलब मोराटोरियम मतलब कि विड्रॉल के ऊपर लिमिट्स लगा दी गई थी। जैसा अगर आपका 1 लाख रुपए जमा है लेकिन आपको केवल 25,000 निकालने की अनुमति दी जाती है, वैसे अगर आप चाहो तो 1 लाख पूरे निकाल सकते हो, बट मोराटोरियम के केस में आप 25,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके के बीच में मोराटोरियम भी लगाए गए। ऑथर ने कहा है कि आप रिडक्शन इन पॉलिसी रेट करो, मतलब कि वही एकोमोडेटिव स्टैंस रखो, एंड देन यू शुड प्रोवाइड लिक्विडिटी थ्रू वेरियस मेजर्स। मतलब कि अब मैंने क्या बोला, ग्रोथ बढ़ाना है अगर तो आपको मनी को पब्लिक के हाथ में बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा रहेगा तभी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल हो चाहे वो कंजम्पशन लेड मॉडल हो, पब्लिक के हाथ में पैसा होना जरूरी है। तो वही ऑथर ने कहा है कि यू हैव टू इंक्रीज द लिक्विडिटी थ्रू वेरियस मेजर्स। लिक्विडिटी मतलब कि लोगों के हाथ में लिक्विड एसेट्स यानी कि पैसा ज्यादा से ज्यादा रहे, ठीक है ना। देन ओनली द कंजम्पशन विल इंक्रीज, देन ओनली द इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो तभी कर सकता है जब उसके पास एक्सेस मनी हो या उसके पास पैसा हो, ठीक है ना।
नाउ ऑथर सेज कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज, जो फिस्कल साइड है, यहां पे आप फिस्कल इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, तो ऑथर ने कहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी स्पीडेड अप फ्रॉम नाउ ऑन सो दैट द कॉन्ट्रैक्शन इन द करंट फिस्कल ईयर एज अ होल कैन बी रिड्यूस्ड। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब कि एक्सपेंडिचर है दैट शुड इंक्रीज, मतलब गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, यानी कि पब्लिक स्पेंडिंग की बात हो रही है, इसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंटिंग या पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट को स्पेंड करने की जरूरत है, ठीक है ना। And what is required is a sharp increase in government capital expenditure which can act as a stimulus for growth। तो असलियत में क्या चीज की जरूरत है, ये देखो फिस्कल पॉलिसी में किस चीज की जरूरत है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बेसिकली, ताकि हमारी ग्रोथ बढ़ सके। ओके, अगर आपको ग्रोथ को स्टिमुलस प्रदान करना है तो यू हैव टू हैव एन इंक्रीज, शार्प इंक्रीज इन द गवर्नमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दिस इज has been said by the author in this article. Now author says कि जो आपका, तो ऑथर वही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है इट्स अ गुड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। एंड वी मस्ट ऑल्सो रिमाइंड अवरसेल्व्स दैट द क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ विच सोशल कोहेजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सोशल कोहेजन की भी जरूरत है, क्योंकि जो क्लाइमेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वो तभी बढ़ता है जब आपकी कंट्री में सोशल कोहेजन बढ़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सोशल कोहेजन वीक है, मतलब आपकी कंट्री में अगर वॉर टाइप की सिचुएशन बनी रहेगी, इंसर्जेंसी टाइप की सिचुएशन बनी रहेगी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो राइप नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है ना। और इन्वेस्टमेंट तब ज्यादा होगा जब सोशल कोहेजन ज्यादा रहेगा, जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे वर्थ है इन्वेस्ट करना, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। सो दैट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल कि ये चीजें आपको सुधारने की जरूरत है अगर आपको इकोनॉमिकली ग्रो करना है। तो स्टॉपिंग द स्लाइड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, इस आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स बताए गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया का जो हेल्थ केयर है दैट इज अ डार्क इको चैम्बर। ऑथर ने क्यों ऐसा कहा है, बिकॉज इट इज 70% प्राइवेट एंड 30% पब्लिक इन अ कंट्री वेयर 80% पीपल डू नॉट हैव द प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इज एज हाई एज 62%। मतलब कि देखो सारी प्रॉब्लम्स ऑथर ने इस एक पैराग्राफ में बता दी कि इंडिया में एक तो 70% प्राइवेट हेल्थ केयर है एंड केवल 30% पब्लिक हेल्थ केयर है। ऐसी कंट्री में जहां पे 80% लोग, 80% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मतलब दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ, उनके पास हेल्थ केयर की प्रोटेक्शन नहीं है, प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इस कंट्री में इतनी ज्यादा है 62% तक ये पड़ जाती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब जेब से जाने वाला जो पैसा है वो बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट आपका बहुत कम बियर करती है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो विदेश की जो कंट्रीज है, जैसे कि विदेशी कंट्रीज जो है अमेरिका, वहां पे लोगों को जेब से पैसा नहीं लगता, हर कोई न किसी स्कीम के अंतर्गत है वो गवर्नमेंट पूरा पैसा बियर करती है। लेकिन इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा, मतलब आपको अपनी जेब से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे आप रिच हो चाहे आप पुअर हो, ठीक है ना। एटलीस्ट आयुष्मान भारत आने से पहले तक तो ऐसा ही था। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं। तो ऑथर ने कहा है कि अब जो नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक है उसने और ज़्यादा रिवील कर दिया इस मिसमैच को कि जो अभी हमारे यहाँ प्राइवेट हेल्थ केयर है और जो लोग हैं वो किस तरीके से कितना मिसमैच है पब्लिक हेल्थ केयर में, प्राइवेट हेल्थ केयर में, वो पूरा कोविड के टाइम पे और ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सामने आ गया है ना। The fact is 85% of the population cannot afford high cost corporate private health care। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि 85% जनसंख्या भारत की ऐसी है जो कि हाई प्राइवेट कॉस्ट या कॉर्पोरेट कॉस्ट नहीं बियर कर सकता है हॉस्पिटल्स का, ठीक है ना। And while too little is being done too slowly to have any impact, private hospitals gain under the social insurance schemes interregnum। तो यहाँ पे बहुत कम किया जा रहा है एंड बहुत स्लोली किया जा रहा है ना, फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर। एंड उसके बीच में जो प्राइवेट हेल्थ केयर हैं दे आर गेनिंग फ्रॉम द सोशल इंश्योरेंस स्कीम, जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री का ये आयुष्मान भारत योजना, उसमें भी जो प्राइवेट हैं वही गेन कर रहे हैं, है ना। तो ऑथर ने कहा कि 12 करोड़ कार्ड होल्डर्स अंडर द आयुष्मान भारत, ओनली 1.27 करोड़ हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ द स्कीम, ऑथर का ये कहना है। अब ऑथर ने कहा कि देखो गवर्नमेंट, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, चाहे इनके पास फैसिलिटीज हो या ना हो, लेकिन जो आपकी अपर सीलिंग होती है, जो इंश्योरेंस की अपर सीलिंग होती है वो ये टच कर देते हैं। मतलब अब इनको दिखाना ही तो है कि ये किया वो किया, तो ये क्या करेंगे
कि आपके इलाज में जो आपके इंश्योरेंस की अपर सीलिंग है उसको टच करके, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट लेना। तो ये किसी भी तरीके से प्रॉफिट लेना चाहते हैं। उनको पता है कि गवर्नमेंट जितना पैसा श्योर कर रही है, गवर्नमेंट इंश्योर अगर कर रही है कि हम 5 लाख तक देंगे, तो वो 5 लाख तक उनको पता है कि उनको मिल जाएगा, इसलिए वो पूरा 5 लाख की सीलिंग लगा के खर्च कर देंगे वो पैसा, ठीक है ना। अब यहां लिखा है इन हेल्थ इकोनॉमिक्स वेयर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम ऑफन डज नॉट एग्जिस्ट द बिहेवियर ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज स्क्यूड इन फेवर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं दे आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, उनको प्रॉफिट चाहिए। अगर उनको नॉन पुअर को और रिच को कवर करना है, दो ऑप्शन है उनके पास, एक रिच एक नॉन पुअर का, मतलब कि एक मिडिल क्लास का एक रिच का, देन दे विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द रिच एंड दैट विल लीड टू द क्राउडिंग आउट ऑफ द पुअर। तो प्राइवेट हेल्थ केयर ज्यादा होना जो है वो पुअर के लिए गलत होता है, क्योंकि अगर उनको पुअर और रिच में चुनना पड़ा तो दे विल डेफिनेटली शिफ्ट टुवर्ड्स द रिच एंड दे विल दैट विल लीड टू द क्राउडिंग आउट ऑफ द पुअर, दैट विल लीड टू द क्राउडिंग आउट ऑफ द पुअर एज वेल, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि 20% ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड मॉडर्न हेल्थ केयर। जो 20% जनसंख्या है भारत की वो अफोर्ड कर सकती है। 80-20 रूल है, 20% अफोर्ड कर सकती है, 40% कैन नॉट अफोर्ड इट एंड 40% जो नॉन पुअर है दे पे विद डिफिकल्टी, मतलब वही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे मतलब 80% ऐसे हैं जिनको बहुत डिफिकल्टी होती है और 20% ऐसे हैं जो कि मॉडर्न हेल्थ केयर को ले सकते हैं। अब ये 80% जो लोग हैं, अब ये क्या करते हैं फिर? ये फिर करते क्या है कि ये या तो किसी नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, या फिर ऐसे ही किसी से एंटीबायोटिक पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे ही किसी से स्टेरॉइड ले लेते हैं। तो ये क्या होता है फिर एक डोरमेंट वोल्केनो की तरह बनता जा रहा है, जो कि एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड इम्यूनिटी वाला, वही वाला कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम बोलते हैं ना AMR, वैसे ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, स्टेरॉइड रेजिस्टेंस, ये सब डेवलप होने वाला है। ये डोरमेंट वोल्केनो, क्योंकि 80% जनसंख्या जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर नहीं अफोर्ड कर सकती, तो वो क्या करती है फिर किसी से पूछ के, अच्छा ठीक है ये दवाई ले लें, वो दवाई ले लें, ये स्टेरॉइड ले लें। तो ऐसा चलता है काम, एंड ये नहीं होना चाहिए था। अब ऑथर ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए 3 चीजें आप कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि आप लोगों को फोर्स करो जो डॉक्टर्स बने कि आप रूरल एरियाज में जाकर के देखो। सबसे पहले तो आप जो नए डॉक्टर्स बने उनको आप बोलो कि आप रूरल एरियाज में जाकर के देखें और वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें ताकि वो लोग वहां बैठ सकें। दूसरा ये है कि रिवाइव करो आप लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एज वी हैड बिफोर इंडिपेंडेंस इन द रूरल एरियाज। तो लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो पोस्ट था ये पहले इंडिपेंडेंस के पहले चलता था, उसको दोबारा रिवाइव करो ताकि रूरल एरियाज को भी देखा जा सके। और तीसरा है कि आप या तो फिर BSc के जो नर्सिंग के ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्पावर करो, ठीक है ना, कि प्राइमरी हेल्थ केयर में जाकर के बैठ सकें। So these are the things which have been suggested by the author for the improvement of the primary health care in the rural areas, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था आपको। किसी भी कंट्री में प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे में प्राइमरी हेल्थ केयर ही इंडिया का सबसे खराब है, काफी स्क्यूड है। हम प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ना ही वहां पे नेसेसरी स्टाफ है, नेसेसरी डॉक्टर है, वहां का स्टाफ रेशियो भी काफी कम है। तो ऑथर ने वही कहा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि रेशियो जो इंडिया में है प्राइमरी हेल्थ केयर का वो है रेशियो 0.6 नर्सेज पर डॉक्टर, वाइल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकेशन 3 नर्सेज पर डॉक्टर। एक डॉक्टर पे 3 नर्सेज कम से कम होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज नीडेड। तो आपको जब ये रेशियो पता है तो आप इस रेशियो में क्यों नहीं लोगों को एम्प्लॉय करते हो, और ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर की समस्या है वो भी सॉल्व होगी। तो दिस इज हैज बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अब जो तीसरा आर्टिकल है वो लिखा गया है लूजिंग द प्लॉट ऑन वुमेन सेफ्टी। ये महाराष्ट्र के शक्ति बिल के ऊपर लिखा गया है। ऑथर ने कहा कि महाराष्ट्र ने जो शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल लेकर के आए हैं 2020, जिसमें कि उन्होंने कहा है, देखो मैं कुछ पहले इसके फैक्ट बता दूं कि इसमें डेथ पेनल्टी इंक्लूड की गई है, डेथ पेनल्टी इंक्लूड की गई है। दूसरी चीज कहा गया कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन, 15 दिन में जुडिशियल ट्रायल और 15 दिन अपील, मतलब कि 45 दिनों में पूरा केस खत्म करने की बात की जा रही है। तो पहली चीज तो डेथ पेनल्टी, दूसरी चीज की 45 दिनों में। अब इसके क्या क्या इंपैक्ट है। एक तीसरा प्रोविजन ये किया गया कि अगर फॉल्स कंप्लेंट की जाती है किसी विमेन द्वारा तो उसके अगेंस्ट भी
वो किया एक्ट किया जाएगा। तो ऑथर ने सबसे पहले बोला कि जो ये फॉल्स कंप्लेंट वाला प्रोविजन है ये शो करता है कि ये आपकी सोसाइटी का पैट्रियार्कल कंजम्पशन शो करता है। ऑथर के अकॉर्डिंग ये पैट्रियार्कल कंजम्पशन है कि विमेन्स आर मैनिपुलेटिव लायर्स एंड अनवर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड। देखो ये लिखा हुआ है टर्म, ये मैंने नहीं बोला है, ऑथर ने कहा है कि विमेन आर दिस इज अ पैट्रियार्कल कंजम्पशन दैट विमेन आर मैनिपुलेटिव लायर्स एंड अनवर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड। तो ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आप ये प्रोविजन अलग से डाल रहे हो कि अगर विमेन झूठ बोलेंगी, फॉल्स केसेस करेंगी, तो वो आपके पैट्रियार्कल माइंडसेट को शोकेस करता है। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट ऑथर ने कहा है। दूसरा पॉइंट जो एक एक करके मैं बता रहा हूं कि डेथ पेनल्टी वाला है। तो ऑथर ने कहा कि डेथ पेनल्टी को हमेशा एक डिटरेंस के रूप में लिया जाता है। डेथ पेनल्टी के रूप को ये देखा जाता है कि डेथ पेनल्टी अगर रहेगी तो लोग रेप नहीं करेंगे, बट एक्चुअली होता क्या है कि जब डेथ पेनल्टी आ जाती है तो लोग रेप तो करते ही हैं प्लस उसके बाद मर्डर कर देते हैं। तो ऑथर ने कहा कि रेप प्लस मर्डर बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद जो रेपिस्ट रहेगा इट विल ट्राई टू एलिमिनेट द ओनली विटनेस, जो केवल एकमात्र विटनेस है, जो कि खुद वो महिला है, वो विमेन है, वो लड़की है। तो द convict will do what? He will not only rape, he will also start murdering. तो this is what the second provision के बारे में ऑथर ने कहा है कि क्यों ये प्रोविजन गलत है। तीसरी चीज जो उन्होंने बोली है वो है 15-15-15, यानी कि जो 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन, 15 दिन में जुडिशियल ट्रायल और 15 दिन में अपील। तो उसके रिगार्डिंग ऑथर का ये कहना है कि ये जो टाइम पीरियड है काफी कम टाइम पीरियड है फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि रेप की इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 15 दिन बहुत कम टाइम पीरियड है। तो बहुत जल्दी आप जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि एक तो गलत डिसीजन लेना शुरू कर दें, दूसरी चीज प्रॉपर आपकी इन्वेस्टिगेशन ही ना पाए, अगर कोई विटनेस ही ना मिल पाए तो कई बार इससे क्या होगा कि कन्विक्ट छूट भी जाए। तो कई बार क्या होता है कि कन्विक्ट को पूरी सजा दिलवाने आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ती है और आपको प्रॉपर टाइम पीरियड चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे 15 दिनों का टाइम जो दे दिया गया है, दैट हैज बीन वेरी लेस ना। एक और चौथी चीज ये बोली गई कि जो डेथ पेनल्टी वो हीनस क्राइम्स के लिए दी जाएगी। तो ऑथर ने ये कहा कि एक्ट में कहीं पे भी ये डिफाइन ही नहीं किया गया है कि हीनस क्राइम्स कैसे होंगे। तो इसका मतलब है कि क्या कि फिर ये कोर्ट का वर्डिक्ट रहेगा, बॉल जो रहेगी कोर्ट के कोर्ट में रहेगी एक्चुअली में, टू डिसाइड वेदर विच केसेस आर हीनस एंड विच केसेस आर नॉट। ठीक है ना। तो ये चार चीजें थी जिनके ऊपर ऑथर ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप बस डेथ पेनल्टी देते जाओगे तो आपको लग रहा है कि वो चीज कम हो जाएगी। आपको जो एक्सिस्टिंग क्रिमिनल लॉ है, एक्सिस्टिंग जो क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी के साथ डील करो ना, आप उन चीजों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, है ना। तो दैट इज द थिंग व्हाट ऑथर हैज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो यू कैन मूव विद मी। इंडिया टू ब्रिंग मोर नेशंस इनटू कोस्टल रेडार नेटवर्क। इंडिया जो है वो कुछ और नेशंस को कोस्टल रेडार नेटवर्क में लेकर के आ रहा है। नाउ अभी देखो, इंडिया के अंदर आप गुरुग्राम में सेटअप किया गया है IMAC यानी कि इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, जो कि गुरुग्राम में लोकेटेड है। क्या है? इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, मतलब कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस इंफॉर्मेशन का। ठीक है ना। इट इज द नोडल एजेंसी फॉर मेरीटाइम डेटा फ्यूजन। ये नोडल एजेंसी है, मुंबई अटैक्स के बाद 26/11 के बाद इसको बनाया गया था फॉर मेरीटाइम डेटा फ्यूजन। मेरीटाइम से रिलेटेड जो डेटा इकट्ठा होता है उसको फ्यूजन होता है यहाँ पे, उससे एनालिसिस किया जाता है डेटा से। अब क्या है इसके अंतर्गत अलग अलग कंट्रीज के लाइजियन ऑफिसर्स भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जैसे फ्रांस के आ रहे हैं, ठीक है ना, जापान के हैं, यूएस के हैं, दे हैव जॉइंड ऑलरेडी। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज भी एग्री करती हैं अपने डेटा को देने के लिए, मैरीटाइम रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इंडियन ओशन की जो लिटोरल कंट्रीज हैं, जैसे कि म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो सेटअप करने के लिए तैयार हो गई हैं कोस्टल रेडार स्टेशंस को। तो ये जब कोस्टल रेडार स्टेशंस को सेटअप कर लेंगी कंट्रीज, तो यहाँ से फिर डेटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और मैरीटाइम का काफी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बन जाएगा। मॉरिशस, सेशल्स एंड श्रीलंका ने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है इंडिया के साथ अपना कोस्टल रेडार चैनल। तो मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका ने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। इंडिया यूएस मल ओवर द अनफिनिश्ड वर्क। अब यहाँ पे देखो 3-4 इश्यूज हैं जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में है। पहला है जो S-400 डील हम कर रहे हैं रशिया के साथ, तो क्या हमारे ऊपर भी काट सा लगेगा? दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया को वेवर मिल जाएगा, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। बट अभी तक ऐसी कोई गारंटी ना डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है ना जो बाइडेन द्वारा की गई है। तो लेट्स सी कि इंडिया क्या करता है।
ठीक है ना। तो ये S-400 जो ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम है और सुखोई S-35 फाइटर जेट्स हैं, इनकी जो डील होने वाली है हमको देखना है कि ये हम उनके साथ वेवर ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। दूसरी जो चीज थी, इशू था, वो था GSP यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जहां से हमको हटा दिया गया था इन द डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट। तो अब क्या है कि दोबारा हमको वहां पे लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, दैट इज अनदर बिगेस्ट क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है। और तीसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि यूएस बेस्ड एक वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है, यूएस की एक वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है, एंड जिसके साथ हमारे इंडिया की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL ने डील की थी टू बिल्ड 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द आंध्र प्रदेश रीजन। ठीक है ना। तो ये भी काम रुका हुआ है ना, डील इज डन लेकिन अभी भी ये रुका हुआ है। तो ये वेस्टिंग हाउस वाला काम कब शुरू होगा? तो ये 3 बेसिक इश्यूज हैं जो कि जो बाइडेन जब आएंगे तो वो बेसिकली रहेंगे, या फिर अभी डोनाल्ड ट्रम्प को जाने में 1 महीने है, तो क्या उसके पहले कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये इश्यूज आपको याद रखने हैं इंडिया एंड USA के बीच में। लास्ट जो न्यूज है वो है मिनिस्ट्रीज मूव टू गिव अ फिलिप टू इंडिजिनस स्पोर्ट्स। अब 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है उसमें कुछ स्पोर्ट्स को डाला गया है जो कि हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स और ये सब है। ठीक है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होने वाले हैं 2021 के, उसमें हरियाणा में होने वाला है, हरियाणा में होने वाला है। तो उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स है? पहला है कलरी पयत्तू। कलरी पयत्तू आपका ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जो कि कहाँ का है? केरला का ओरिजिन है। याद रखिएगा, आपके बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल जो है ही इज अ कलरी पयत्तू एक्सपर्ट ओनली। दूसरा है मलखम्ब। मलखम्ब जो है वो आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। मलखम्ब तो इनफैक्ट महाराष्ट्र का स्टेट स्पोर्ट्स भी है, आपको याद रखना है। देन गटका। गटका जो है वो निहंग सिख वॉरियर्स का एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जो कि पंजाब में ओरिजिन हुआ है। ठीक है ना। इसका ओरिजिन जो है पंजाब में हुआ है। इट्स अ फाइटिंग स्टाइल ऑफ द निहंग सिख वॉरियर्स। एंड लास्ट है थंगटा विच इज अ मणिपुर मार्शल आर्ट एंड इट हैज पजेस्ड इनटू ओब्लिवियन इन द रिसेंट डिकेड्स, बट इसको भी रीओरिजिनेट करने की जरूरत है। तो दीज आर द 4 स्पोर्ट्स विच वर देयर इन द इंडिजिनस स्पोर्ट्स कैटेगरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 in Haryana. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.